सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और आकांक्षा को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। राजुल जी, आपको और सभी श्रोताओं को, सखियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब भाई आपने तो मेरा नाम पहले ही ले लिया, वरना मैं तो सरप्राइज देने वाली थी। सरप्राइज तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी सरप्राइज तोड़ना भी जरूरी होता है। और अब तो समय आ गया है कि हम सरप्राइज तोड़कर अपने सभी साथियों को बता दें। हालांकि उन्हें पता लग गया है जो फेसबुक पर जुड़ चुके हैं कि हम आज क्या क्या लेकर आए हैं। नहीं है। तो आज का जो हमारा पिटारा है, जो हमारी पोटली है, उसमें क्या क्या है बताए देते हैं। पहले तो रेडियो और हम, यानी एक तरह से देखा जाए तो रेडियो और हमारा एक खास सा रिश्ता है। और कल हमने रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाया था। तो आज फिर हम रेडियो से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी कहते हैं कि रेडियो से जुड़ी वो क्या खास बात है। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने जब उनके घर में पहला रेडियो आया था, या रेडियो पे उन्होंने जो पहला कार्यक्रम सुना था, या कोई एक खास कहते हैं ना परिस्थिति थी जब जो रेडियो उनके दिमाग में या मन में बस गया। या यही बता दें कि रेडियो सुनने का वक्त क्या होता है। जैसे कुछ लोग पढ़ते हुए सुनते थे, कुछ लिखते हुए सुनते थे, तो वो कौन सा समय था, छत पर सुनते थे या घर के अंदर बैठकर कमरे में सुनते थे। तो इन सब यादों के साथ हम बातें करेंगे रेडियो की। और आज हम सखी विशेष में जानेंगे खिलाड़ी गुरजीत कौर के बारे में। जी, साथ ही साथ अन्य जो विषय है, थोड़ा सा इसे कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा नाजुक सा विषय है, लेकिन जरूरी भी है। प्रेम विवाह में क्या जरूरी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि विवाह और वो भी प्रेम भरा, तो रहे वो प्रेम भरा ही हमेशा, उसके लिए कुछ जरूरी बातें पहले सोच लें। बिल्कुल, हालांकि हम कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटा तौर पे कुछ बातें तो की ही जा सकती हैं। और आज का ये दिन जो कि बहुत सभी की आंखें नम हो जाती हैं जब आज के दिन की बात होती है। 14 फरवरी का दिन हम याद कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो एक काला दिन। बिल्कुल, जब आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया था। 2019 की बात है। 14 फरवरी की वो तारीख थी, और वो तारीख सच में काली तारीख रही है। और वो दिन हमेशा जब भी याद आता है, आज ये बरसी है और उस बरसी पर भी हम सभी की आंखें नम हैं, भीगी पलकों से हम उन्हें याद कर रहे हैं। इस मोड़ पे राजुल जी, कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की वो जो पंक्तियां थी ना, जिसमें पुष्प की अभिलाषा, जो पुष्प भी कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यानी कि मुझे और कोई चाह नहीं है, लेकिन ये जो मेरी ये चाह है वो तुम जरूर पूरी करना बनमाली। कितनी ज्यादा बातें, कितनी ज्यादा संवेदनाएं और कितनी ज्यादा उमड़ते आंसुओं के साथ आज का ये दिन याद करते हैं। बस इतनी सी ही आरज़ू है। जैसा कि आकांक्षा, तुमने वो पुष्प की अभिलाषा कविता सुनाई थी, और हमारे सुनने वालों के संदेश और भी संवेदनाओं से भीगे हुए हैं। इल्तिजा इतनी है कि सर झुक जाए उनके आगे, हमारी हिफाजत में शहादत पर जिन्होंने रूह छोड़ दी। औकात नहीं मेरी कलम की कि उनका वजूद लिखने की, महज इनकलाब जिंदाबाद लिखकर मैंने कलम तोड़ दी। क्या बात है। हमारे जो एक श्रोता हैं, उन्होंने संवेदनाओं के जो शब्द लिखे हैं राजुल जी, वो कुछ इस तरह से हैं कि पुलवामा के शहीदों को शत शत नमन करते हुए देश के उन सभी शहीदों को भी नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपने देश की खातिर इस देश के लिए बलिदान किया है और अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ऐसे वीर शहीदों की खातिर हम सुरक्षित हैं और अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। एक कल्पना कीजिए, अगर सरहद पर सैनिक न होते तो क्या देश सुरक्षित हो पाता? शायद नहीं। आज सैनिक किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी इलाके में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, निरंतर 24 घंटे दिन रात तैनात होकर देश के प्रति अपनी लगन और उत्साह से सेवा दे रहे हैं। ऐसे शहीदों को हमें भूलना नहीं चाहिए, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि हम इन शहीदों को हमेशा विनम्र भाव से याद करें।
याद करें। और ये यादें जो हैं हमारे सभी श्रोता साथी भी बांट रहे हैं, किन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है, किन्होंने अपने घर पे उनकी याद में एक दिया जलाकर रखा है, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले बहुत सारे संदेश हैं। तो आज हम याद कर रहे हैं उन सभी को। उन वीर सपूतों को नमन करते हैं हम, श्रद्धा के चंद फूल अर्पण करते हैं हम। और जो देश के इस बात हम जो बात कर रहे हैं आज, तो एक ऐसी बेटी की बात करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया में, पूरे विश्व में भारत के नाम को ऊंचा किया है। बिल्कुल। और राजुल जी, ऐसा होता है ना कि जब पीछे एक कहते हैं ना, पीछे की जब बुनियाद एकदम सक्षम होती है, मतलब आपको पता है कि जब आप लड़खड़ाएंगे तो आपको पकड़ने के लिए कोई खड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को जब जो मंजिल पानी होती है, लक्ष्य भी एकदम साफ दिखता है और उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी एकदम साफ दिखता है। और जब पहुंच जाता है तो एक इतिहास रच जाता है। बिल्कुल। और ऐसा ही इतिहास रचा गया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, पहली बार जब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। और टीम के जबरदस्त प्रदर्शन पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने तालियां बजाई थी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि हम बात करने वाले हैं महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर की। हॉकी के खेल के आसमान में भारत का नाम रोशन करने वाली इस टीम की जो 11 खिलाड़ियों में से एक हैं गुरजीत कौर, जिन्होंने 4 गोल करके भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचने में मदद की। और इस तरह फॉरवर्ड वंदना कटारिया के साथ डिफेंडर ड्रैक फ्लिकर गुरजीत कौर भारतीय टीम के लिए संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोरर रहीं। किसान की बेटी, अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की बेटी गुरजीत कौर इस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारी चुनौतियों से गुजरी। ये अपने आप में एक मिसाल है। 25 अक्टूबर 1995 को अमृतसर के मियादी कला गांव में सतनाम सिंह और हरजिंदर कौर के घर जन्मी थी गुरजीत कौर, और उनकी बड़ी बहन है प्रदीप कौर। और माता पिता जो थे अपनी दोनों बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे, और जिस स्कूल में उनका दाखिला हुआ वो घर से काफी दूर था। पिता उन्हें साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते और छुट्टी होने तक वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करते। इस मुश्किल का हल भी कुछ समय बाद निकल आया और दोनों बेटियों को कैरो के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिल गया। और ये बोर्डिंग स्कूल बहुत खास था क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल पंजाब में लड़कियों के लिए सबसे पुरानी हॉकी नर्सरी के रूप में विख्यात था। यहीं पर पहली बार उनके हाथों में हॉकी स्टिक आई। अब जब होता है ना कि बच्चों के हाथ में हॉकी आई तो शुरुआत में तो वो एक शौक की तरह लगती है कि हॉकी खेलना धीरे धीरे सीखा जाता है। फिर ये शौक जो था वो धीरे धीरे गंभीर होने लगा और जुनून बनने लगा जी। और फिर इस जुनून के साथ उन्होंने अपनी जो अभ्यास था हॉकी के खेलने का वो जारी रखा, और इस जुनून का जो सुंदर परिणाम था वो भी बहुत जल्द सामने आया। दोनों बहनों ने निश्चय किया कि हॉकी में ही कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, और बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन दोनों को सुविधाएं मिलने लगी। इस तरह निःशुल्क शिक्षा और आहार की व्यवस्था हुई तो माता पिता की जो काफी हद तक जो मुश्किलें थी वो कम हुई कुछ हद तक। प्रदीप कौर जो उनकी बड़ी बहन है वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन गई, लेकिन गुरजीत कौर जो थी वो अपने लक्ष्य की उनके अभी भी उसकी तरफ बढ़ने के लिए वो लगातार प्रयत्न करती जा रही थी और उन्होंने अपने सपनों को सच करने का निश्चय कर लिया था। उनके खेल में इस तरह से निखार आना बिल्कुल वाजिब सी बात है, क्योंकि जब कोई एक जगह पर टिक कर पैर जमा कर खड़ा हो जाता है तो फिर उसको कोई मुश्किल रोक नहीं पाती। बिल्कुल। फिर इसका ये परिणाम निकला कि 2014 में उन्हें भारतीय टीम से बुलावा आया। ये बुलावा सीनियर राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए था। एक कैंप होता है जिसमें कि खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है, तो इसमें उनको बुलाया गया। और फिर आखिरकार वो दिन आया साल 2017 में उन्हें भारतीय महिला हॉकी के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और 2017 के एशिया कप में 8 गोल करके वे सुर्खियों में आ गई। और यही नहीं, इस मैच के साथ उनकी पहचान महाद्वीपीय आयोजन में सर्वोच्च गोल करने वाली खिलाड़ी के रूप में भी बनी। 2018 की बात है जब भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ड मारिन बने तो उन्होंने गुरजीत कौर की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने कुछ ऐसे गुर बताए
कि उससे उनके खेल में और भी ज़्यादा निखार आ गया। अब वो गुर कुछ ऐसा थे कि हॉकी की स्टिक उन्होंने बदलवाई और अपने कोच पर विश्वास करते हुए, कहते हैं ना कि अपने प्रशिक्षक पर विश्वास ही आपको बहुत दूर तक ले जाता है। तो उन्होंने वो विश्वास करके अपनी हॉकी स्टिक बदली और फिर पेनाल्टी कॉर्नर होता है उसमें जो उनके सामने मुश्किलें आती थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई। इस तरह से पूर्व जो डच खिलाड़ी थे ट्रम्प सीमैन स्पीडमैन, तो उनके मार्गदर्शन में भी वो दुनिया की बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर्स के बीच अपनी जगह बनाने में सफल हो गई। क्या बात है। गुरजीत कौर हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-2021 में भारत का झंडा लहराया उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब बात यह है कि इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के खेल प्रशंसक, राष्ट्रीय संघ और मीडिया के वोट शामिल किए जाते हैं। कितनी बड़ी बात चुना गया, कितनी बड़ी बात है। तो देखो ना कि छोटी छोटी बातों से, जैसे शॉर्ट मारिन या टून सीपमैन ने जो उनको कोचेस ने उनको जो गुर सिखाए, उनकी मदद से उनके खेल में और भी निखार आया और फिर वो इस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां पर पहुंचकर उन्हें पूरी दुनिया का प्यार मिला और पूरी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की। तो हम तो यही कामना करेंगे कि वो इस तरह से निरंतर आगे बढ़ती जाएं और उन्नति के नए नए प्रतिमान स्थापित करती रहे और हमेशा भारत का नाम रोशन करती पूरे विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। सपने सच हो जाएं तो कैसी खुशी होती है। तो खुशी भी होती है और मन झूमता भी है। राजुल जी, ये जब झूमने की बात आती है ना तो कई सारी यादें दिमाग में कौंध जाती हैं। ऐसे झूम के नाचे तब थे जब पहली बार पहला रेडियो मिला था। अच्छा, रेडियो से कुछ ऐसा रिश्ता रहा है कि बहुत से साथी तो ये भी कहते हैं कि रेडियो हमारी रगों में खून की तरह बहता है और बहुत से लोग कहते हैं कि रेडियो के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी हैं कि कहाँ नहीं जा सकता। पता है, कुछ समय पहले मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वो बहुत नन्हे से बच्चे थे तब उनके घर में रेडियो होते थे ना, बड़े बड़े रेडियो, वो बहुत ऊपर रखा हुआ था, कैबिनेट में ऊपर की तरफ रखा हुआ था। तो वो स्टूल पर चढ़कर उसे ऑन करते थे और वहीं लटके लटके कैबिनेट पे सुनते थे। तो ये रेडियो का जो के प्रति जो लगाव रहता है कि कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी बैठे हैं, उसका ध्यान नहीं, बस रेडियो से जुड़ाव उनको किसी भी स्थिति में मंजूर होता है और सुनना है तो सुनना है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और कल यानी 13 फरवरी को ही हमने विश्व रेडियो दिवस मनाया है। और वैसे रेडियो जो है ना राजुल जी, एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक के जीवन का, हर एक आम आदमी के जीवन का पार्श्व में बजता हुआ संगीत है। मतलब ये रेडियो ना चले तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ खाली खाली सा लग रहा है। बहुत से लोग तो कि सुबह की शुरुआत ही रेडियो से होती है और कुछ खास धुनें उनके दिमाग में जो रच बस जाती हैं तो बस वो उन्हीं के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है तो हम अक्सर रेडियो को सुनकर ही हमें ये लगता था कि अच्छा, अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है। समय का एकदम जैसे एक कहते हैं ना टाइम टेबल, वो सेट हो गया था हर प्रोग्राम के साथ। बिल्कुल। और ये सिर्फ आपके बचपन की ही नहीं, ये लगभग सभी के बचपन की बात होती है जो रेडियो से जुड़े रहे हैं और यादों में जिनकी रेडियो कहते हैं ना काफी तह तक रचा बसा है। मुझे भी याद आता है कि सवेरे के वक्त, सवेरे का जो समय होता था, हमें घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मम्मी बस चिल्लाती थी कि मतलब निकलो, स्कूल जाने का समय हो गया है, वंदनवार शुरू हुआ है या संगीत सरिता शुरू हो गया है, तो अब हमें भागना है। संगीत सरिता खत्म होते होते हम निकले तो हम स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। तो मतलब ये कहते हैं ना कि जो हमारा दिनक्रम था, हाँ, वो रेडियो के कार्यक्रमों से ऐसा जुड़ा था कि ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो हमें ये काम करना ही है। तो सोचो ना, मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि हमारे लिए घड़ी की सुई भी बन जाता है रेडियो। तो रेडियो कितना सच्चा साथी है। और कुछ ऐसी ही बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। रेडियो और हम बचपन से एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। हमसे इसको अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम लोग एक जिस्म और जान हैं और अगर रेडियो नहीं रहता तो हम अभी तक की जिंदगी कैसे काटते। रेडियो हमारा सच्चा साथी और हम सफर बन चुका है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। रेडियो रात में मेरे साथ सोता है और सुबह में मेरे साथ जागता है। ये बिस्तर पर मेरे तकिए के बगल में ही रहता है। ये हर सुबह में एक नई ऊर्जा का संचार भर देता है जो बिना थके मेरा भरपूर मनोरंजन करता है।
तो रेडियो कुछ इस तरह से रगों में रच बस जाता है कि इंसान बस सब कुछ भूलकर उसी की बातें करता है और उसी को सच्चा साथी मान लेता है। बिल्कुल। और ये साथ जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और इस बचपन के साथ रेडियो की कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती है। कि रेडियो की जो कथा है ना, वो तो जैसे अकथ कहानी प्रेम की, तो अकथ कहानी रेडियो की, कि जाने कितने किस्से, कितनी बातें, और हमारे श्रोताओं की भी बातें। हाँ, मतलब कई खट्टी मीठी जो जिन यादों की हम बात कर रहे थे राजुल जी, अक्सर कहते हैं ना कि एक समान यादें हैं, मिली जुली यादें हैं सभी की। जैसे हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम अपना छोटा ट्रांजिस्टर कान में लगाकर रात को सोने जाते थे। देर तक सुनना मना था, छुपके छुपके छाया गीत सुनते थे रात 10 बजे। लेकिन विज्ञापन के आते ही जोर से टन की आवाज आ जाती और हम पकड़े जाते। हाँ भाई, हमारी एक और साथी ने लिखा है कि आज तो बहुत बदल गया है। आज के डिजिटल युग में तो सारी चीजें उपलब्ध हैं, पलक झपकते ही आप दुनिया के इस कोने से उस कोने की खबर मिल जाती है। 50 साल पहले रेडियो ही ऐसा माध्यम था जो देश दुनिया की खबरें देता था। लोग समाचार सुनने के लिए अधीर रहते थे। बचपन में रेडियो हमारे लिए उतने प्रिय नहीं थे। जब गानों से वास्ता हुआ तब रेडियो की तरफ हम उन्मुख हुए। फिर इन्होंने विविध भारती से जुड़ने की बात करते हुए बताया है कि विविध भारती सुबह और रात को हवा महल में और छाया गीत में खुलता था। स्कूल के दिनों में छाया गीत नहीं सुन पाते थे क्योंकि टाइम से सोना पड़ता था। चित्रपट चित्रलोक दोपहर में लोकगीतों का प्रोग्राम आता था जो मेरी गार्जियन बहुत शौक से सुनती थी। लाख दूरदर्शन आ जाए, लोग अपने घर में महंगे से महंगे टीवी लगा ले, पर रेडियो का क्रेज आज भी है। हमारे लिए तो रेडियो खाना पीना ओढ़ना बिछौना सब रहा है, आज भी है। पहले तो पिटारा, सदाबहार, नगमे, कथा वचन सब आता था। मैं करीब 15 साल से नियमित रूप से सखी सहेली सुनती आई हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम की इन्होंने बातें करते हुए कहा है और खासतौर से सखी सहेली के बारे में कहा है कि ग्रीटिंग कार्ड, व्यंजन विधियाँ, सभी कुछ, कविताएं सखियों की बहुत याद आते हैं। और बहुत सी सखियों के इन्होंने नाम भी लिखे हैं जिनसे ये जुड़ी इस कार्यक्रम के साथ। और आपका हमारा रिश्ता रेडियो के माध्यम से बना। दुनिया में तो करोड़ों लोग होते हैं पर रिश्ते कुछ ही लोगों से बनते हैं। वही रिश्ता विविध भारती के उद्घोषकों और श्रोताओं से बने हुए हैं। प्रभु से यही कामना है कि हमारे विविध भारती परिवार उद्घोषक हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम हंसते मुस्कुराते पेश करें। हम हंसते मुस्कुराते उन प्रोग्राम से अपना मनोरंजन करते रहें। ये हमारा रेडियो का रिश्ता सुखद मधुर बना रहे। क्या बात है, इनको धन्यवाद देते हैं। और हम जिस घड़ी की बात कर रहे थे ना राजुल जी, जिस अदृश्य घड़ी की बात कर रहे थे जो रेडियो के माध्यम से चलती रहती है, वैसे ही हमारी एक श्रोता लिखती है कि आज भी हवा महल खत्म होने के बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ और वही मेरी घड़ी है। एक समय ऐसा भी था जब मतलब वो जो मीठी सी याद है ना, जब हम स्कूल से दौड़े दौड़े आते थे एक या 1:30 बजे के करीब लगभग, और हमें पता होता था कि 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बाइस्कोप की बातें आने वाला है या कोई खास कार्यक्रम आने वाला है। तो हमारे जो माता पिता थे, खासकर माता जी थी, उनकी शर्त ये होती थी कि पहले अपना होमवर्क पूरा करो, तब 4 बजे का ये कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। और इतनी आतुरता रहती थी कि आज पिटारा में क्या बजने वाला है वो सुनने के लिए। भाई होमवर्क तो क्या, अगला पिछला 2-4 पाठ और हम एक्स्ट्रा कर डालते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही एक संदेश और है। रेडियो हमारा जीवन है। बचपन से सुनती आ रही हूँ रेडियो, क्योंकि घर में मम्मी चाची सब लोग सुनती थी। पहले तो इतना समझ में नहीं आता था, पर जैसे जैसे होश संभलता गया इसके संग घनिष्ठता बढ़ती गई। फिर तो पढ़ते समय इसके बिना पढ़ाई भी नहीं होती। सोते जागते हर पल का यही साथी है, आज भी है और कल भी रहेगा। हर रफ कॉपी के आखिरी पन्नों में फिल्म के गाने ही लिखे होते थे, क्योंकि जो पसंदीदा गाना आता उसको झट से लिख लेती। शायद इसीलिए जल्दी जल्दी लिखना भी आ गया। क्या बात है भाई राजुल जी, हमारा जो ये जीवन है ना, ये भी एक रेडियो की तरह ही है। जिस तरह जीवन के अगले पल में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता, वैसे ही रेडियो पर अगले पल कौन सा गाने आने वाला है ये भी एक ना सस्पेंस होता है। और यही खास पसंद है हमारी एक श्रोता को। तो जीवन और रेडियो का ये जो मेल जोल है,
ये बड़ा मीठा सा एक मिलाप है, बहुत मीठा सा मिलाप है। तो रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े हैं, और रेडियो ने राजुल जी कई दिल भी मिलाए हैं। हाँ, दिल मिलाने की बात तो अभी हम करेंगे, लेकिन ये संदेश जरा देखो। जब से होश संभाला घर में रेडियो देखा, माँ के घर लकड़े का रेडियो था। बहुत सालों तक हम जब भी गाने आते थे तो रेडियो के पास खड़े होकर रेडियो में झांकते रहते थे और ये सोचते कि अंदर कोई बैठा है जो गीत गा रहा। हम यही सोचते रहते कि कोई दिखे जो गाने, नृत्य या समाचार पेश कर रहे हैं। जब तक समझ नहीं थी ये काम तो हम भी किया करते थे। तो देखो ना, सबकी बातें जो हैं कितनी मिलती जुलती रहती हैं रेडियो को लेकर। अच्छा, रेडियो का जो स्वर्णिम दौर रहा है वो मतलब रेडियो पहले और अब के उसमें जो कहते हैं ना अंतर आया है, एक बदलता हुआ जो दौर रेडियो ने देखा है उससे हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक श्रोता कहते हैं कि हमारे घर पहला वॉल वाला रेडियो साल 1960 में आया था, तब उनकी उम्र 9 साल थी। रेडियो से निकलती आवाज़ सुनकर अजूबा जैसा लगता था। उस समय विविध भारती पर रात 9 बजे हवा महल कार्यक्रम आया करता था। उसकी सिग्नेचर ट्यून दिल को इतनी भा गई कि सुनने अक्सर रेडियो के पास बैठ जाया करता था। उसके बाद साल 1963 में ट्रेबल ट्रांजिस्टर रेडियो आया, वो आज भी मेरे पास है, जिससे मीडियम वेव पर प्रादेशिक प्रसारण के अलावा शॉर्ट वेव पर विविध भारती, पंचरंगी कार्यक्रम और ये रेडियो सिलोन भी अक्सर सुना करते थे। आज टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ एफएम और मोबाइल ऐप पर रेडियो सुनना काफ़ी आसान हो गया है और जो इनकी जो दिनचर्या शुरू होती है, हर रोज़ सवेरे विविध भारती पर वंदनवान सुनते हुए प्राणायाम और व्यायाम शुरू करता हूँ, जो भारत की गूंज के साथ पूरा होता है। तो सेवानिवृत्ति के काल में रेडियो बुढ़ापे की लकड़ी जैसा है। क्या बात है। ये साथी लिखती हैं, मुझे अभी भी याद है मेरी मम्मी घड़ी में बिना देखे बोलती थी कि जल्दी जाओ स्कूल, 7:30 बज गए हैं, क्योंकि तब संगीत सरिता शुरू होता था। सच में विविध भारती मेरी लाइफ का अनअवॉइडेबल पार्ट बन गया है। और एक और संदेश है, वैसे तो बचपन से विविध भारती कान में पड़ता ही रहा है, क्योंकि मेरी नानी और फिर मेरी मम्मी पूरे दिन रेडियो ऑन ही रखती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो आदत मुझ में भी आ जाएगी। और अब मैं भी उनकी तीसरी पीढ़ी विविध भारती से 24/7 जुड़ गए हैं। क्या बात है। तो भाई कहा जा सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रेडियो जो है कई पीढ़ियों का एक तरह से संगीत बना हुआ है। और एक ये संदेश तो बनता ही है, रेडियो हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। सुबह सबसे पहले उठकर अब पहला काम रेडियो ऑन करना ही होता है। जब फिजाओं में इसकी आवाज़ गूंजती है तो मन तरोताज़ा हो जाता है। मुझे टेलीविजन देखने का ज़रा भी शौक नहीं है, परंतु रेडियो पर विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो फेसबुक भी विविध भारती के लिए ही ज्वाइन किया है। तो रेडियो से ये जो प्यारे प्यारे रिश्ते हैं वो जुड़ते हैं और जिंदगी भर साथ देते हैं। अच्छा, जिंदगी भर साथ देने वाले रिश्ते कभी कभी हम जब इंसानों के बीच में बनते हैं, खास तौर से जीवन साथी के रूप में, तो भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में परिवर्तन भी लेकर आती हैं और उन परिवर्तनों के प्रति बहुत ज़्यादा हमें सोच समझकर आगे बढ़ें। बिल्कुल। और राजुल जी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इतने नाजुक होते हैं कि जरा सी ठेस लगी नहीं कि चट से टूट गए। और फिर एक तरह वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी एक छोटी सी गांठ भी लग जाए तो मन का जो मिलाप है वो फिर उस तरह से नहीं हो पाता। तो भाई प्रेम विवाह जो होता है ना, तो वो बड़ा ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल जानते हैं, पहचानते हैं और बड़ा प्रेम है, प्रेम शुरू से ही है तो बहुत अच्छी निभेगी। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि प्रेम विवाह में भी खटास पड़ जाती है। तो शायद इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो ख़ास बातें होती हैं वो अब चूँकि हमने सोची और हमने सोचा कि हम आपके साथ भी साझा करें, और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया है। तो हम बात कर रहे थे उस रिश्ते की जो कि बहुत आत्मीय होता है और फिर वो विवाह तक पहुंचता है। लेकिन विवाह के लिए स्वीकृति देने से पहले कुछ बातें, जैसे जो तय किया हुआ विवाह होता है जिसे माता पिता तय करते हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि परिवार कैसा है या जो वर या वधू चुनी है वो कैसे हैं, ये ज़रूर देखा जाता है। उनकी क्या कितना पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, उन्हें क्या क्या आता है, या अगर कितनी कमाई है, कितना पैसा है घर में, इन सब बातों को देखा जाता है। बिल्कुल, इन सब बातों का ख्याल तो रखा जाता है। ये भौतिक स्तर पे जो बातें होती हैं इनका खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन राजुल जी, जो मानसिक स्तर की जो बातें होती हैं, जैसे अब खासकर जब
दो अलग तरह के व्यक्ति मिल रहे हैं, तो जो एक मानसिक परिपक्वता होती है वो किस तरह की है वो देखना बेहद जरूरी है। खासकर जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो हालांकि जब कहते हैं ना आपसी जब एक तरह से जब मानसिकता मिलती है, जो सोचने का जो तरीका है वो एक ही स्तर का होता है, तभी कोई जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन ये देख लेना है कि वो भोलापन सच में भोलापन है या कि आपके जो सोच का स्तर है वहां तक नहीं पहुंचता वो भोलापन। दूसरी बात ये कि ईमानदारी जरूरी है बहुत ज्यादा। कितनी ईमानदारी है रिश्तों में या जीवन को लेकर या अपने परिवेश को लेकर, ये भी परखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को, संवेदनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो जो अगला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं चोटिल जरूर होगा। बिल्कुल। अब स्नेह तो होता ही है, स्नेह के साथ सम्मान भी हो, मतलब कि इज्जत दी जाए, और ये इज्जत सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि एक दूसरे के घर वालों को भी दी जाए। प्रेम विवाह हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो वर वधू हैं उन्हीं का आपस में संबंध रहेगा, क्योंकि परिवार जो है वो विवाह जो है वो परिवारों को जोड़ता है। बिल्कुल। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर अक्सर बात नहीं होती और फिर बाद में उन पर झगड़े होते हैं, जैसे आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। हाँ, ये एक तरह से देखा जाए तो जब प्रेम विवाह होता है तब इन सारी चीज़ों को दुय्यम दर्जे का कहते हैं ना, इन्हें थोड़ा सा पीछे रखा जाता है कि उस समय ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आगे चलकर यही छोटी छोटी जो बातें हैं जिन पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं वाद विवाद का कारण जरूर बनती हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आमदनी कितनी है या आपके आगे जो आप कहते हैं ना अपने परिवार के साथ जो भविष्य देख रहे हैं, हाँ। वो अपने जीवन साथी के साथ उसकी जो आपकी जो प्लानिंग है उसको जरूर से जरूर साझा करें। हाँ, मतलब परिवार नियोजन के बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या विचार हैं, घर खरीदना है तो कैसे खरीदना है या इसी घर में रहना है, इन सब बातों के बारे में भी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जैसे अलग घर में रहना है या अपने परिवार के साथ, अगर एकल परिवार है या साथ में माता पिता भी हैं तो उन्हीं के साथ रहना है। मतलब कभी कभी होता है ना कि अक्सर विवाद का कारण ये भी होता है कि भाई हम एक संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, हम अलग से रहना चाहते हैं। तो ये सारी बातें पहले से तय हो जानी और बिल्कुल चाहिए। स्पष्टता से कह देनी चाहिए। इसमें जरा सी भी झिझक या छुपाना या ऐसा कुछ करना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ ये बातें हो जानी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि ये भी होता है कि लड़की भी उसका भी करियर है, लड़के का भी करियर है, तो अपने भविष्य को लेकर उनका जो रोजगार के लिए या नौकरी कर रहे हैं तो उसके में उनका क्या लक्ष्य है, क्या वो करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 2-3 साल तक तो हम बिल्कुल इसमें अपने फोकस करेंगे, इसमें पूरे ध्यान देंगे। तो अगर कुछ ऐसा है तो उस बात के बारे में भी जरूर बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल, जिससे आगे चलकर तनाव का एक जो वातावरण बन जाता है ना, कि अगर कोई दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने करियर के चलते, तो वो तनाव वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि प्रेम विवाह करने के बाद युवक हो या युवती, दोनों को ही धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि जो भी समस्या सामने आए उसे आसानी से निपटाया जा सके। आमतौर पर महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना अधिक करना पड़ता है, क्योंकि जब वो विवाह के पश्चात अपने पति के घर उसके परिवार वालों के साथ रहना शुरू करती हैं तो उन्हें वहां सामंजस्य बिठाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पहले से अपने संबंधियों के स्वभाव का ज्ञान नहीं होता। तो भाई ये सारी बातें अगर याद रहें और आपस में साझा कर ली जाएं तो प्यार की जो मीठी खुशबू है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। जी। अच्छा आकांक्षा, उन आंखों की में प्यार की महकती खुशबू देखने वाली आंखें कब जलने लगती हैं, ये बात बड़ी आश्चर्यजनक वाली होती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि जो रिश्ते हैं उस दिए में हर रोज प्यार का तेल जो डालना है वो बेहद जरूरी है, नहीं तो इस दिए का बुझ जाना निश्चित है। यानी जो प्रेम रूपी दीपक जला है उसमें प्रेम रूपी तेल बेहद जरूरी है, ऐसा हमारी एक श्रोता कह रही हैं। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि प्रेम विवाह में एक दूसरे को जानना,
उसकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पूरा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाता है और ज़िंदगी से कितनी भी मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, उनका सामना दोनों बखूबी तरह से करते हैं। ये बात तो सही है, और ये सिर्फ प्रेम विवाह ही क्यों, विवाह में या किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात जो प्रेम विवाह में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है वो ये होती है कि हम ये मान कर चलते हैं कि जो प्रेम था, जब हज़ारों बातें मान ली जाती थी, रूठने पर मना लिया जाता था, या किसी बात को अक्षरशः पालन किया जाता था उसका, तो वो सब बातें जब सामने नहीं होती तब मन को बड़ी चोट लगती है। और ऐसे में फिर ऐसा लगता है कि वो सारे जो कार्यक्रम हैं, जो जितना प्रेम का जितना सफ़र हमने तय किया वो बेकार ही गया। लेकिन राजुल जी, कभी कभी ये भी होता है ना कि जो सोचने का कहते हैं ना, जो विचारों का स्तर है, ऐसा नहीं होता कि प्रेम का जो प्रेम है वो बदल गया है। प्रेम तो वही है, लेकिन हमारी जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, या दूसरे से एक तरह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम कभी कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ जाती हैं विवाह होने के बाद। इस वजह से भी जो मनमुटाव की स्थिति बनती है। तो जो भी हो, मनमुटाव में, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा था कि प्रेम के दिए में प्रेम का तेल ज़रूर रोज़ डालना चाहिए, और रोज़ डालने से ही ये स्थिति टाली जा सकती है। एक और संदेश है, मेरा भी शादी से पहले अपनी इनको भी प्रेम हुआ था अपनी पत्नी से, और सोचा था कि अगर उन्होंने घर के माता पिता ने अगर नहीं उन्हें इसकी स्वीकृति दी तो वो दोनों अपने आप शादी कर लेंगे। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्त ने सलाह दी कि एक बार उनके माता पिता से पूछ लो, शायद वो मान जाएं। फिर क्या, वो मान गए और हमारा हो गया प्रेम विवाह। तो माता पिता की मंजूरी भी लेकर बात होती है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये एक और संदेश है कि प्रेम विवाह करने के बाद युवक हो या युवती, दोनों को ही धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ताकि जो भी समस्या सामने आए उसे आसानी से निपटाया जा सके। तो आसानी से निपटाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे से प्यार बना रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हम जो बात कर रहे हैं ना राजुल जी, रिश्ता कोई भी हो, एक दूसरे पर जो विश्वास की भावना होती है, ऐसा नहीं है ना कि भाई प्रेम के पहले जो बातें मान ली जाती थी या हर बात पे हाँ हाँ होती थी। जब दोनों तरफ के व्यक्ति समझदार हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, तो हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझते हुए भी वो आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हो कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने ऐसा क्यों कहा। या ऐसा भी किया जा सकता है कि भावनाओं, कभी कभी मुश्किल हो जाता है भावनाओं को प्राथमिकता देना एक दूसरे की, लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि कम से कम चोट लगाते हुए, कम से कम हर्ट करते हुए, या किसी को आराम से समझा कर तब उस बात को रखा जाए। जैसे कभी कभी पारिवारिक कारणों से ऐसे स्थितियां आ जाती हैं, तो कम से कम चोट लगे ऐसी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। और कभी कभी राजुल जी ये भी अपेक्षा रखी जाती है कि अगर खासकर मैं प्रेम विवाह की बात कर रही हूँ, कि जब प्रेम है दोनों में तो हमारी संवेदनाएं सामने वाला यूं ही समझ ले, मतलब कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक आप अपनी संवेदनाओं को दबाते रहेंगे, अपने मन की बात सामने वाले से बताएंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति कैसे आपकी बात को समझेगा या आपके दर्द को समझेगा। तो संवेदनाओं को या अपनी बातों को आप मन में दबा कर मत रखिए, बिल्कुल बता दीजिए, अपने साथी के साथ उसे बांटिए। हाँ, खुलकर बता दीजिए। ये उम्मीद मत करिए कि भाई वो बूझो तो जाने वाली स्थिति ना हो, तो क्योंकि बूझो तो जाने वाली स्थिति काफी खतरनाक होती है। अब आकांक्षा, हमने आज बहुत सारी बातें की हैं और सखी सहेली कार्यक्रम में हम हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो कल हम क्या लेकर आने वाले हैं ये बता देते हैं। कल गीत मंजरी में चिट्ठी रहेगी और मिर्जा गालिब की पुण्यतिथि है, उन पर बात होगी। साथ ही साथ दादी माँ के नुस्खे जो हैं वो रहेंगे लौंग पे। और प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट के बारे में हम जानेंगे। तो कल सखी सहेली में इन सब बातों के साथ जुड़िएगा जरूर। अब आज सुनिएगा जरूर। हाँ, अब आज के इस कार्यक्रम से दीजिए राजुल और आकांक्षा को इजाजत। नमस्कार।